नमस्कार साथियों, डिस्कोर्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। डिस्कोर्स आज के डिस्कोर्स में हम लोग समाजशास्त्र चलते चलते आरएस मेंस 2025 के संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा संस्कृतिकरण। देखिए, संस्कृतिकरण पर विगत वर्षों में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा, अभी किस तरह का सवाल बन सकता है संस्कृतिकरण में, वो है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। हालांकि इसकी आलोचनाएं बहुत सारी हैं, आप चाहो तो इसकी 7, 8, 10 आलोचनाएं कर सकते हो, लेकिन हमारा अभी फोकस जो रहेगा वो है पुनर्संस्कृतिकरण और जनजातीयकरण पर। पुनर्संस्कृतिकरण, रीसेंस्कृताइजेशन। देखो, ये रीसेंस्कृताइजेशन का कंसेप्ट है, ये किसने दिया था? योगेंद्र सिंह ने। किसने दिया था? योगेंद्र सिंह ने। योगेंद्र सिंह जी कहते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो सोशल सिस्टम था, जिसमें ये इस तरह से जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो संस्कृतिकरण में क्या होता है कि ये निम्न जातियां जो है ऊपर की ओर क्या करती है, अपनी स्टेटस को वर्टिकल उठाने की कोशिश करती है। और हम लोग बांटते हैं कि अंग्रेज लोग आए और उन्होंने हम पर शासन किया, और हमारे जो ये लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, जो इनके संपर्क में आए, जो पढ़े लिखे लोग हैं या राजा महाराजा लोग हैं या कोई व्यापारी है, उन्होंने क्या किया, अपनी संस्कृति को छोड़ करके अंग्रेजों की संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी भाषा वगैरह वगैरह। लेकिन जब स्वतंत्रता आंदोलन चला तो वापस इन लोगों ने क्या है, अपनी संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया। और हम यूँ कह सकते हैं कि भी एक तरीके से हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, विदेशी का बहिष्कार करो और स्वदेशी को अपनाओ। तो इसी को ही, इस तरह के जो सामाजिक परिवर्तन हुए, तो योगेंद्र सिंह जी ये एक इस कमी की ओर इशारा कर रहे हैं कि बेशक आपने एमएन श्रीनिवास जी इस तरह के परिवर्तन को दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वर्तमान में समाज में इस तरह का परिवर्तन भी हो रहा है, तो आपने इसकी कोई चर्चा नहीं की। ये इसकी आलोचना है। एक है जनजातीयकरण, ट्राइबलाइजेशन। तो इसके जो फाउंडर है वो कौन है? वो है कालिया, एसएल कालिया जी। वो ये कह रहे हैं कि परिवर्तन केवल ऐसा ही नहीं है कि निम्न जातियां हैं वो, या जनजातियां वो उच्च जाति की जीवन शैली को, कर्मकांड, रीति रिवाज को अपना रहे हैं, बल्कि ये रिवर्स भी है कि ये लोग जो हैं, उच्च जाति के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, जनजातियों की संस्कृति को, जीवन शैली को अपना रहे हैं। ऐसा परिवर्तन भी भारतीय समाज में देखा गया है। इसको ही जनजातीयकरण कहा गया है। पश्चिमीकरण के प्रभाव, ये भी एक संभावित प्रश्न बन सकता है। अब पश्चिमीकरण के बहुत सारे प्रभाव हैं, जिसमें से मुख्य है खान पान और रहन सहन में परिवर्तन। देखिए, पहले हम लोग अंग्रेजों के आने से पहले जो वेस्ट का इम्पैक्ट था, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ खाने पीने के जाति से संबंधित विशेष प्रकार का भोजन होता था। विशेषकर जो ब्राह्मण जो होता था, वो कंदमूल का सेवन नहीं करता था, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करता था, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे ऊपर वेस्ट का जो इम्पैक्ट आया, कॉलोनी रूल का जो इम्पैक्ट था, उसमें क्या किया, इन लोगों का जो खाने पीने का जो दृष्टिकोण है वो कैसा हो गया, सेक्युलर हो गया। और ये क्या है कि इसको हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाने लगा। अब जैसे मान लीजिए कोई, किसी को हार्ट का रोग है, अब डॉक्टर उसको ये कहे कि देखो, अगर आप सही होना चाहते हो, ब्लॉकेज को कम करना चाहते हो, तो आपको सुबह सुबह खाली पेट लहसुन की गोली खानी पड़ेगी। तो अब ऐसा नहीं है कि साहब मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ये लहसुन खाता ही नहीं हूँ। तो पहले तो हार्ड एंड फास्ट रूल चलता था कि हमें लहसुन खाना ही नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, वेस्ट का इम्पैक्ट है, वो क्या चेंजेज आएगी। अब लोग भोजन को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? अब लोग भोजन को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। धार्मिक जीवन में परिवर्तन, धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं? हम लोग देख सकते हैं कि पहले हमारे समाज में बहुत सारे धर्म के नाम पर ऐसी परंपराएं, इस तरह की कुप्रथाएं और अंधविश्वास और कर्मकांड होते थे। धीरे धीरे वो इंडियन सोसाइटी से क्या होते गए, रिमूव होते गए, और उसकी जगह पर लोगों के जीवन में धार्मिक दृष्टिकोण के स्थान पर तार्किक जो दृष्टिकोण है वो, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो लोगों के जीवन में आया। राजनीतिक जीवन में प्रवेश, हम लोग देखते हैं कि पहले भारत में अनेक तरह की रियासतें होती थी, राजा और सामंत होते थे, उनके अपने अपने मनमर्जी के नियम होते थे। लेकिन अंग्रेजों ने संविधान के शासन को स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्होंने जो शासन स्थापित किया, वो कानून का शासन स्थापित किया। रूल ऑफ लॉ जो है वो आया, और सभी लोगों पर एक ही तरह का जो है वो कानून लागू हुआ। शिक्षा में परिवर्तन, देखो पहले जो शिक्षा थी, आपको पता है, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा पर कुछ ही लोगों का अधिकार था। अब जो है शिक्षा की पहुंच है वो सभी लोगों तक होगी, सभी जातियों तक होगी, आम नागरिक तक हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सार्वभौमिक जो है
धर्मनिरपेक्ष जो है आधुनिक शिक्षा है वो सबको उपलब्ध होने लगी। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हम लोग देखते हैं कि पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर उस ज़माने में साप्ताहिक हाट बाजार चलते थे, मेले लगते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने जागीरदारी, महलवारी और यूँ कहें कि जमींदारी प्रथा लागू की और नए तरीके से जो है उन्होंने जो है ज़मीन को मापना शुरू किया, नए तरीके से उन्होंने खेती करना शुरू किया। इरिगेशन सिस्टम आया, अंग्रेज़ों ने जो है वो कैनाल सिस्टम शुरू किया, नहरों का निर्माण किया, बांध बनाए वगैरह वगैरह। मानवतावाद, अब देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मानवतावाद का मतलब है समतावाद, यानी सभी नागरिक जो है वो क्या है, समान है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष सभी लोग क्या है, समान है। इस तरह के विचार आए और इसी के साथ साथ जो है पारलौकिक जीवन के साथ साथ किसको महत्व दिया जाने लगा, इहलौकिक जीवन को। तो हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है धर्मनिरपेक्षवाद ये भी इसमें क्या है, शामिल है। तो देखिए जब पारलौकिक जीवन के स्थान पर लौकिक जीवन को ज़्यादा उसको सुधारने में, उसको अपलिफ्ट करने में महत्व दिया जाए और साथ के साथ सभी लोगों के साथ समानता के आधार पर व्यवहार किया जाए, तो इस तरह का जो दृष्टिकोण आया वो भी हम ये कह सकते हैं कि ये इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट था। साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन, देखिए अंग्रेजी भाषा जो है वो हमारे जीवन में आई और धीरे धीरे हिंदी और संस्कृत का प्रभाव जो है वो हमारे जीवन में क्या होता गया, कम होता गया। और इस तरह का लिटरेचर जो है हमारे सामने आने लगा, जो ये साबित करने में लगा हुआ था कि कहीं ना कहीं भारतीय धर्म ग्रंथ, भारतीय साहित्य वो अंग्रेज़ों की तुलना में, पश्चिमी देशों की तुलना में क्या है, कमतर है। और महिमा मंडन किया गया किसका, पश्चिमी और विशेषकर जो अंग्रेजी जो समाज है, अंग्रेजी साहित्य है, उसका महिमा मंडन हुआ। स्थापत्य कला के क्षेत्र में परिवर्तन, देखिए इसका जो है स्थापत्य कला के क्षेत्र में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, वो आप इसको देख सकते हो कि पहले हमारे यहाँ साउथ इंडिया में अलग तरह के मंदिर हुआ करते थे, उत्तर भारत में अलग तरह के मंदिर हुआ करते थे। मुगल शैली का प्रभाव था, द्रविड़ शैली का प्रभाव था, धीरे धीरे वो है इसका प्रभाव कम होता गया। चित्रकला में भी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। और हम ये देख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर, नंदराम बोस, राजा रवि वर्मा, तो ऐसे नए नए जो है चित्रकार आए। टैगोर ने विशेषकर जो है चित्रकला की कौन सी शैली का विकास किया, बंगाली शैली का। और एक नई चित्रकला की शैली सामने आई जिसमें भारतीय और पश्चिमी चित्रकला शैली का क्या है, समन्वय था। नृत्य और संगीत के क्षेत्र में भी क्या है, परिवर्तन हुआ। पहले हमारे यहाँ पर शास्त्रीय संगीत चलता था, जैसे भरतनाट्यम है, कथकली है, और लेकिन अब धीरे धीरे आप लोग देख सकते हो कि संगीत के क्षेत्र में जो है पॉप, जैज, इस तरह की चीज़ें है ना। और सामाजिक संस्थाओं में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ये किसका इम्पैक्ट है, ये भी पश्चिमीकरण का प्रभाव है। और सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन से मतलब यहाँ पर है जाति व्यवस्था में परिवर्तन, परिवार व्यवस्था में परिवर्तन, विवाह व्यवस्था में परिवर्तन। तो इस तरह की चीजों में क्या है, भारतीय समाज में परिवर्तन देखने को मिला। जाति व्यवस्था हम लोग देखते हैं कि किसी जमाने में वंस अपॉन ए टाइम जो है हमारे यहाँ पर जजमानी व्यवस्था हुआ करती थी। धीरे धीरे जो है अंग्रेजी प्रभाव से, हालांकि एक तरफ जहाँ पर जाति भेदभाव कम हुए, वहीं दूसरी तरफ में ये देख सकते हैं कि जातीय भेदभाव बढ़े और जातीय तनाव और संघर्ष बढ़े। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या है, अंग्रेजों की जो नीति थी वो थी फूट डालो और राज करो। और जनगणना की जो शुरुआत है वो बेशक किसी अन्य उद्देश्यों के साथ हुई होगी, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो सामने आता है वो जातीय तनाव या संघर्ष के रूप में देखा जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हुई, बंगाल का विभाजन हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं जनगणना ही थी। आप लोग आगे देखते हो 1931 के दशक में किस तरीके से कम्युनल अवार्ड आया, अंग्रेजों ने SC और ST जैसे नए शब्द लेकर के आए। तो ये हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जाति का जो स्वरूप है वो ऑलमोस्ट, वो किसका इम्पैक्ट है, उस पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव है। फैमिली सिस्टम में आप लोग देखते हो कि हमारे यहाँ पर संयुक्त परिवार होते थे, धीरे धीरे एकल परिवार आने लग गए।
विवाह है, हमारे अपनी जाति में विवाह होता था, एंडोगेमस सिस्टम होता था, अब इंटरकास्ट मैरिज होने लगी, इंटर रिलीजियस मैरिज होने लगी। तो हम ये देखते हैं कि इस तरीके से तमाम तरह की जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें पश्चिमीकरण के प्रभाव स्वरूप जो है परिवर्तन देखने को मिला। वैश्वीकरण, देखिए वैश्वीकरण के बहुत सारे नाम हैं, ग्लोबलाइजेशन, सार्वभौमिकीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वायन, जगतायन वगैरह वगैरह। अब देखो अर्थ है, इसको अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग तरीके से, अर्थशास्त्र में अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, राजनीति विज्ञान में अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, समाजशास्त्र में इसको अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। तो हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का, सांस्कृतिक संबंधों का जो है वो एक देश से दूसरे देश में विस्तार होना, वो क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। हालांकि वैश्वीकरण की शुरुआत आप लोगों को पता है कि संचार क्रांति के साथ में धीरे धीरे इसको अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में हम ये कह सकते हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़ना व्यापक स्तर पर वो वैश्वीकरण है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि ये जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन के स्थान पर जो शब्द चलता है वो कौन सा है, ग्लोकलाइजेशन है। वो कौन सा शब्द चल रहा है, ग्लोकलाइजेशन। अब ये ग्लोकलाइजेशन है, ये दो तरह की चीजों से, दो अवधारणाओं से मिलकर बना हुआ है। एक अवधारणा है ग्लोबलाइजेशन और दूसरी है लोकलाइजेशन। दोनों को मिलाने से क्या बनता है, ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन है, ये किसको प्रतिनिधित्व करती है, समरूपीकरण को, होमोजिनाइजेशन को। और लोकलाइजेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये ये जो लोकलाइजेशन है ये किसको अभिव्यक्त कर रही है, ये अभिव्यक्त कर रही है विभेदीकरण को, डिफरेंशिएशन को। तो होमोजिनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है और किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। होमोजिनाइजेशन का मतलब है कि कोई एक शक्तिशाली देश है, कोई एक विकसित राष्ट्र है, जैसे हम लोग कह सकते हैं जैसे अमेरिका जो सुपर नेशन स्टेट है। अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे अमेरिका की हर चीज जो है पूरी दुनिया में जा रही है, अमेरिका का खाना पीना, अमेरिका की भाषा, है ना। तो यही चीज है कि एक ही तरह की चीज पूरे विश्व में फैल जाना, समानता ना, वो है समरूपीकरण। वहीं दूसरी और कुछ लोगों का मानना ऐसा है, कुछ समाजशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है कि विकसित देशों की जो चीज है वही पूरी दुनिया में फैली है और एक जैसी लाइफस्टाइल दुनिया में हो रही है। इसका जो एक रिवर्स इम्पैक्ट भी है वो ये कि जो लोकल चीजें हैं, जिसको वंस अपॉन ए टाइम नहीं जाना जाता था पूरी दुनिया में, जिसकी पहचान नहीं थी, वो भी पूरी दुनिया में क्या है, फैल रही है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि बीकानेरी भुजिया, रसगुल्ला, अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो उसकी पहुंच विदेशों में नहीं होती। हम ये कह सकते हैं कि गंगानगर का जो किन्नू है, अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो वो दूसरे देशों में नहीं जाता, उसका निर्यात नहीं होता। इसी प्रकार से गंगानगर में एक और गांव है साधु वाली, वहाँ की गाजर काफ़ी फेमस है, उसका भी एक्सपोर्ट होता है। तो कहने का मतलब स्थानीय चीज़ें हैं वो भी बड़े स्तर पर दूसरे देशों में जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर के किसका निर्माण करती है, ग्लोबलाइजेशन का। तो आज के संदर्भ में जो है वैश्वीकरण को इस नज़रिए में देखा जाता है। कारपोरेट कल्चर, निगम संस्कृति, देखो इसका संबंध बिजनेस के साथ में है। ये एक नए तरीके का वर्क कल्चर है, एक पढ़े लिखे लोगों की, खास तौर से जिनको तकनीकी ज्ञान होता है, ऐसे एक्सपर्ट लोगों की एक टीम होती है। काम को बांट करके किया जाता है कि किस तरीके से जो है डिवीज़न ऑफ लेबर के माध्यम से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, किस तरीके से प्रचार प्रसार के माध्यम से जो है उसकी खपत को क्या है बढ़ाया जाए, कम समय में अधिक से अधिक काम कैसे हो, कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे हो। तो इस तरह का जो वर्क कल्चर है वो निगम कारपोरेट कल्चर कहलाता है। एक बहुत बड़ा उपभोक्ता वर्ग भी होता है जो दिखावे की संस्कृति में विश्वास रखता है, खर्च करने में विश्वास रखता है। और एक है उपभोग कल्चर, कॉन्स्पिकस कल्चर,
हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी संस्कृति है जिसमें बचत की तुलना में खर्च पर क्या है ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब आप लोग देखते हो कि पहले लोगों को नहाने के लिए पानी नहीं था, लेकिन आजकल क्या है वाटर पार्क बने हुए हैं। पीने का पानी नहीं था, लेकिन वाटर पार्क बने हुए हैं। आप लोग देखते हो कि किस तरीके से आज के ज़माने में ऐसे ऐसे सीरियल्स चल रहे हैं जो क्या है कि इन चीज़ों को खर्च करने वाली जीवन शैली को प्रमोट कर रहे हैं। हम ये देख सकते हैं कि मुझे ऐसे याद आ रहा है कि 1967 के आसपास में या 1969 रीता फारिया करके विश्व सुंदरी बनी थी। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं दोनों डेट में कंफ्यूज हूँ, 67 और 69 में। तो हम ये कह सकते हैं कि 60 के दशक के बाद में 1990 के दशक में जैसी वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, आप लोग देखिए मतलब ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन और क्या नाम तुम्हारे युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, कितनी सारी मतलब लड़कियां आई और वो मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड बनी। तो ये सब किस लिए बनी? ये इसलिए बनी कि एक ऐसी कल्चर को प्रमोट करना था जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने में क्या है विश्वास रखे। इसी तरीके से बहुत सारे रियलिस्टिक एपिसोड भी शुरू हुए, जैसे कौन बनेगा करोड़पति। अब हम बात करेंगे वैश्विक नगर या ग्लोबल सिटी की। देखिए पहले विगत वर्षों में एक सवाल पूछा गया, वैश्विक गांव किसकी बात कही गई है? वैश्विक गांव की, ग्लोबल विलेज की बात हुई है। तो ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट जो था वो मार्शल मैकलुहान का था, और ग्लोबल सिटी का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट किसका है? ये है ससकिया ससेन का। ससकिया ससेन। तो ये एक ऐसा शहर है जिसमें विश्व के लगभग सभी तरह के लोग वहां पर आपको मिलेंगे, सभी देशों के लोग आपको वहां पर मिलेंगे। दुनिया में जितने तरह की सुविधाएं चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। बड़े बड़े कंटेनर होंगे, बड़े बड़े बंदरगाह यहाँ पर होंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होगी जहाँ पर तमाम तरह के नवाचार होते हैं। मेरा कहने का मतलब है ये एक ऐसा शहर होता है जहाँ पर ग्लोबल फैसिलिटी पाई जाती है, बड़े ऊंचे एडवांस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पर होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत सारा क्या है खर्च किया जाता है। जिस तरीके से न्यूयॉर्क, मैक्सिको सिटी, लंदन, टोक्यो, है ना, रियो दो जेनेरो, ये ऐसे शहर हैं जो किसकी कैटेगरी, पेरिस जो किसकी कैटेगरी में आते हैं? ग्लोबल सिटी की। हालांकि इसको एक ज़माना था जब इनको मेगा सिटी के नाम से भी क्या है जाना जाता है। अब है देखिए जो ग्लोबलाइजेशन का एक, वैसे तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव इसको, इसका आर्थिक दृष्टिकोण भी है, इसका जो है वो राजनीतिक दृष्टिकोण भी है, इसको पूंजीवाद के दृष्टिकोण से भी क्या है देखा गया है। रोजनेव ने, वालस्टेन ने इसको अपने दृष्टिकोण से देखा। लेकिन जो गिलपिन नाम का एक विद्वान हुए हैं, समाजशास्त्री हुए हैं गिलपिन, इन्होंने इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा है, वैश्वीकरण को इस रूप में परिभाषित करने की कोशिश की है। उनका कोटेशन है, वैश्वीकरण राजनीतिक शक्तियों की उपज है। इनका कोटेशन क्या है? इनका कोटेशन है, वैश्वीकरण राजनीतिक शक्तियों की उपज है। वैश्वीकरण राजनीतिक शक्तियों की उपज है, यानी कि इन्होंने शक्ति की राजनीति, पावर पॉलिटिक्स के रेफरेंस में ग्लोबलाइजेशन को इन्होंने देखने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। तो मेरे साथियों, आज का जो हमारा डिस्कोर्स था उसमें हमने कुछ एक दो दिन में होने वाले जो आरएस मेंस के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके संभावित प्रश्नों पर चर्चा की। आज की डिस्कोर्स हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।